वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस द एपीसी इक्वल्स द, जो स्थायी आय परिकल्पना है उसके अनुसार औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी जो है वो किसके बराबर होती हैं। तो देखिए लॉन्ग रन में एपीसी जो है वो एमपीसी के बराबर होगी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो स्थायी आय परिकल्पना है उसका क्या मानना है, एपीसी और एमपीसी लॉन्ग रन में क्या होगी, दोनों बराबर होगी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए। लॉन्ग रन एग्रीगेट मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम के इक्वल होगी एपीसी। दूसरा है, इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ए राइज इन द प्राइस लेवल इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज बिकॉज, कि जब भविष्य में कीमत स्तर में प्राइस लेवल जो है उसके बढ़ने की संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों मिलता है निवेश को प्रोत्साहन, चार ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। तो देखिए जब भविष्य में कीमत जो स्तर है उसके बढ़ने की संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, निवेश है, वो एक तरह से क्या होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अभी किया जा रहा है, जब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, देयर विल बी ए राइज इन द प्रोस्पेक्टिव रिटर्न फ्रॉम कैपिटल। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर मिलने वाला जो प्रोस्पेक्टिव रिटर्न है, जो प्रत्याशित प्रतिफल है, वो एक तरह से बढ़ेगा। यही सोचकर एक तरह से इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बढ़ता है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू किन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, कि किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो क्या होती हैं, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए जो एमपीसी हैं वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए एमपीसी एक तरह से होती क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जितनी आय बढ़ी है उस सारी आय को उपभोग के ऊपर खर्च कर दिया जाए। मतलब अगर इनकम जो है अगर 100 रुपए बढ़ी है तो जो कंजप्शन है वो कितना बढ़ सकता है, मैक्सिमम 100 रुपीज ही बढ़ सकता है। इसका मतलब 100/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो एमपीसी जो होती है उसका मूल्य कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है, सुपर मल्टीप्लायर रिफर्स टू, सुपर मल्टीप्लायर जो सुपर गुणक की जो अवधारणा है उसका संबंध किससे है। तो देखिए जो सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो प्रोफेसर हिक्स के द्वारा दिया गया था, और ये मुख्य रूप से जो मल्टीप्लायर हैं और एक्सीलेटर हैं, त्वरक और गुणक की जो परस्पर क्रिया है, ट्रेड साइकिल की जो उन्होंने थ्योरी दी थी उससे रिलेटेड है, इसलिए से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड द एक्सीलेटर। नेक्स्ट है फिफ्थ, in the liquidity preference theory of interest of Keynes, money act as a link between the present and the future in the case of, कि जो किन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत है, ब्याज का तरलता पसंद की सिद्धांत, उसके अनुसार जो मुद्रा है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में लिंक करती हैं। तो ये जो अवधारणा है उसका संबंध किससे, एक तरह से जो भविष्य में जब ब्याज की दर बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं, या संभावना होती है तो लोग क्या करते हैं, या भविष्य में ब्याज की दर कम होने की संभावना है, वो जो एक्सपेक्टेशंस है उनको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये जो संबंध है वो किससे हैं, जो मुद्रा की सट्टा मांग है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए, कि एक उदाहरण हमको स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन दिया हुआ है, उसके अनुसार जो आर्थिक विकास है वो क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो आर्थिक विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अल्पकालीन प्रक्रिया है, या फिर दीर्घकालीन। तो देखिए इन तीनों में से अगर देखा जाए तो जो आर्थिक विकास है वो एक तरह से
कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हैं, और ये जो आर्थिक विकास है वो लगातार होता रहता है दीर्घकालीन समय तक। ठीक है, तो पहला और तीसरा हमारा ऑप्शन सही है। इसलिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है सेवंथ, द मॉडल ऑफ मैनेजेरियल एंटरप्राइज एसोसिएट विद, जो प्रबंधकीय उद्यम का मॉडल है उसका संबंध किससे है? आर ए गोर्डन, रॉबिन मैरिस, बोमोल। ठीक है, तो जो मैनेजरियल एंटरप्राइजेज हैं ये मॉडल जो है किसने दिया था? रॉबिन मैरिस ने। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या है, रेखीय प्रोग्रामिंग जिसको कहा जाता है, इनमें से कौन सी मान्यता इसकी नहीं है? कांस्टेंट आउटपुट प्राइस की उत्पादन की कीमतें स्थिर होती हैं, या कांस्टेंट इनपुट प्राइस जो उत्पादन के साधन हैं, आगतें हैं, उनकी कीमतों को स्थिर माना गया है? तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तीसरा क्या हमारा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न की जो मान्यता है वो एक तरह से क्या है? गलत, ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट है नाइन्थ, in the Paul-Sweezy model of oligopoly, in the kinked demand curve, the point of kink represent, जो विंकुचित मांग वक्र की अवधारणा है प्रोफेसर स्वीजी की, जो हमारा मांग वक्र होता है इस तरीके का, तो इसमें जो ये विंकुचित बिंदु है ये वाला, ठीक है, ये एक तरह से किसको प्रदर्शित करता है, ये हमको पूछा हुआ है। तो देखिए इस बिंदु पर अगर हम देखें, जो ये प्राइस हैं और ये क्वांटिटी है, दोनों क्या होती है? एक तरह से स्थिर होती हैं। इसलिए बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी को ये बताता है। कीमत दृढ़ता और मात्रा दृढ़ता हम कह सकते हैं, स्थिरता कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो हमको लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इन दोनों को आपस में हमको मैच करना है। अब देखिए क्या है, इधर हमको दे रखा है, फर्स्ट हमारा है ऑफर कर्व। तो देखिए ऑफर कर्व जो है, ऑफर वक्र जो है, उसका संबंध किससे? एक तरह से एक देश की जो इंपोर्ट होते हैं वो दूसरे देश के एक्सपोर्ट होते हैं, या एक कंट्री के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो दूसरे देश की एक तरह से डिमांड को बताते हैं, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी एक तरह से क्या होती हैं? सप्लाई होती हैं। जो कंसेप्ट है वो हम किसके द्वारा बताते हैं? रेसिप्रोकल डिमांड के द्वारा। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, सबसे पहले क्या आना चाहिए? रेसिप्रोकल डिमांड सबसे पहले 3 आना चाहिए। उसके बाद में लेफर कर जो है उसका संबंध किससे है? कि सरकार जो टैक्स लगाती हैं, टैक्स की जो अधिकतम दर है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड है, इसलिए फिर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, 3 के बाद में 1। फिर उसके बाद में लोरेंज कर्व जो है उसका प्रयोग किस लिए होता है? अर्थव्यवस्था में जो असमानता है, इनइक्विलिटीज हैं, उसको दूर करने के लिए, या इनइक्विलिटी कितनी उसका मेजरमेंट करने के लिए, कहने का मतलब। तो 3, 1, 4। और उसके बाद में किंक्ड डिमांड कर्व जो है, विंकुचित मांग वक्र, एक तरह से स्टिकी प्राइस से रिलेटेड है। तो 2, तो 3, 1, 4, 2, तो ये जो हमारा सीरियल है वो होगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट हमारा है 11th, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद आइटम इन लिस्ट 2। दो लिस्ट यहाँ पर हमको दे रखी हैं, दोनों को हमको आपस में मैच करना है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा है टेक्निकल मोनोपोली। टेक्निकल मोनोपोली मतलब एक फर्म जो है मोनोपोली की कंडीशन में आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इनमें से चारों में से अगर हम देखें तो जो कोको कोला एग्जाम्पल दे रखा है वो एक तरह से किससे रिलेटेड है? टेक्निकल मोनोपोली से रिलेटेड है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम कहें ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट जो है वैश्विक बाजार वो किसका है? सोने चांदी का, गोल्ड एंड सिल्वर का। उसके बाद में है लीगल मोनोपोली, मतलब कानून के द्वारा एक अधिकार की जो स्थिति है, कोई फर्म अगर पेटेंट राइट ले लेती है,
तो पेटेंट राइट एक तरह से किसको दर्शा रहा है, लीगल ओलिगोपोली को। तो देखिए सबसे पहले आना चाहिए 3, उसके बाद में आना चाहिए 1, उसके बाद में लीगल मोनोपोली जो है वो पेटेंट राइट से रिलेटेड इसलिए आएगा 4, और उसके बाद में ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, कार्टेल, ठीक है, जो व्यापार गुट है उनका निर्माण होता है। तो 3142, तो 3142 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 12th। यहाँ पर हमको एक कथन दिया हुआ है और दूसरा उसका कारण दे रखा है। हमको बताना है कि ये जो कथन है वो सही है और इसका जो कारण है वो सही है अथवा नहीं है। फर्स्ट हमारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, कि जो उपभोक्ता की बचत होती है वो संभावित कीमत और वास्तविक कीमत इन दोनों का अंतर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है देयर एग्जिस्ट इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कीमत और उपभोक्ता की जो बचत उन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ये जो कथन है उसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 13th, द लॉन्ग रन कोस्ट कर्व इज एल शेप्ड अदर देन यू शेप। देखिए जो शॉर्ट रन में कोस्ट कर्व होते हैं वो कैसे बनते हैं, यू शेप के होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कैसे होते हैं, ये एल शेप के होते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और इसका जो रीजन है वो क्या दिया हुआ है, द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट रिड्यूस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन, कि दीर्घ काल में क्या होता है, बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन किया जाता है तो उसकी जो प्रति इकाई लागत होती है नई टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। तो ये सही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा स्टेटस हैं उसको एक तरह से ये सही व्याख्या करता है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसका स्लोप कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट टू लेफ्ट नहीं होता है, तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट सही है। उसके बाद में इनडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू एक्सिस, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो इनडिफरेंस कर्व वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। और फिर डी क्या लिखा हुआ है, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये तीनों जो है वो सही है, मतलब ए बी और डी वाला हमारा ऑप्शन से होना चाहिए। तो ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी, सॉरी ए बी डी नहीं, ए सी डी, ए सही है, सी सही है और डी सही है, तो ए सी डी कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट हमारा है 15th, ए मेजर पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फेवर पीरियड व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है वो एक तरह से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम, ठीक है, मतलब स्मॉलर, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 16th, द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज अचीव्ड व्हेन द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, तो जो ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक है वो कब प्राप्त होगा, जब जो कैपिटल को यूज करने की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है कितना है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17th, if the economy is operating at potential GDP an increase in money supply will lead to, अब देखिए जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे है, पोटेंशियल जीडीपी के लेवल पे है, और अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से प्राइसेस क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। तो किस तरीके का इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 18th, देयर आर 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द
फेसेस, ठीक है, कि जो व्यापार चक्र हैं उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इनका जो क्रम है, सीक्वेंस हमको देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए जो व्यापार चक्र हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिकवरी की कंडीशन है, फिर रिकवरी होने के बाद में अर्थव्यवस्था में रिसेशन आता है, सॉरी एक्सपांशन आता है, फिर उसके बाद में रिसेशन आता है और फिर डिप्रेशन आता है। तो जो हमारा 18th है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सबसे पहले रिकवरी की स्टेज आएगी, उसके बाद में एक्सपांशन आएगा, फिर रिसेशन आएगा और फिर डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारा है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो द IS कर्व इज फ्लेटर, लोअर द वैल्यू ऑफ द किन्सियन मल्टीप्लायर एंड लोअर द इंटरेस्ट रेजिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए जो IS कर्व है अगर वो फ्लेटर होता है तो जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है वो एक तरह से क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट्स एग्रीगेट स्पेंडिंग मोर क्विकली देन डज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, कि जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरा है ए इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हैज़ नो इफेक्ट अपॉन रियल आउटपुट व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल, कि जब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं, इस तरीके से होती हैं एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, जो रियल आउटपुट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। उसके बाद में हम देखो दो, तो फर्स्ट और दो सही है वैसे भी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है 21, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत हैं उसके बारे में हमको मैच द थ्योरी फैक्ट्स गिवन इन लिस्ट विद देयर प्रोफाउंडेस्ट गिवन इन द लिस्ट सेकंड, कि हमको कुछ इकोनॉमिक थ्योरी हैं उनके बारे में दे रखे हैं और उनके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, वो लिस्ट सेकंड में हमको दिए हुए हैं। अब हमको आपस में इनको मैच करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला है स्टेलाइज फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो सैमुअल्सन ने दिया था एक तरह से ये वाला कंसेप्ट जो है। तो फर्स्ट जो है क्या आना चाहिए हमारे पास में, सॉरी, स्टेलाइज फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक कार्डोर का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। उसके बाद में एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, एक्सोजीनियस फैक्टर जो होते हैं उनको लेके ग्रोथ थ्योरी किसने दी थी, सोलो ने। तो सोलो का मॉडल फिर आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर है गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये किसका है, ES फेल्प्स का है, तो उसके बाद में आना चाहिए 4। और ऑप्टिमम ग्रोथ टर्न पाइक थ्योरी जो है वो किसकी है, सैमुअल्सन की है। तो सही जो हमारा सीरियल नंबर वो क्या होना चाहिए, 2143, 2143, कौन सा ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट है 22, the endogenous growth theory seeks to provide explanation for which of the following determinants of growth that the solo model did not explain, कि जो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी हैं, जो अंतर्जात वृद्धि के सिद्धांत हैं, वो एक तरह से क्या एक्सप्लेन करते हैं जो सोलो ने नहीं किया था। देखिए सोलो का जो मॉडल था वो तो कौन सा था, एक्सोजीनियस था, लेकिन जो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी थी उन्होंने एक तरह से क्या किया था, टेक्निकल प्रोग्रेस को लिया था। लेबर ग्रोथ हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन, ये वाली चीज़ें हैं। तो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी सिक्स टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ दैट द सोलो मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन। तो ये तीनों जो हैं वो लेबर ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस और रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तीनों को उन्होंने लिया था, इसलिए क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 23, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इज न्यू इंडेक्स टू बी इंक्लूडेड इन, ठीक है, ये जो इंडेक्स हैं, ठीक है, उसको किस में इंक्लूड किया गया है, तो देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो 23 जो हमारा ऑप्शन है उसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा 24 है, विच इज़ द बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर, कि जो आर्थिक कल्याण है उसका सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है इनमें से? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम, प्रति व्यक्ति खर्च योग आय, या फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए वेलफेयर के बारे में पूछा हुआ है, तो वेलफेयर को मेजर करने के लिए अलग अलग जो कंसेप्ट वो यूज किए जाते हैं, लेकिन इन सब में से बेटर कंसेप्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूएनईपी? यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो 1972 से स्टार्ट किया गया था। और इसका जो पर्पस है, ठीक है, वो क्या है कि जो इकोनॉमी है उसमें एक तरह से जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो आर्थिक विकास होता है उसके साथ साथ में पर्यावरण की जो समस्या है उसको भी एक तरह से सम्मिलित करें, पर्यावरण का ध्यान रखे, कहने का मतलब। तो से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास है उनसे संबंधित है। फिर लास्ट हमारा है 26, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपके लिए है, फूड ग्रेन्स इन इंडिया आर कैनलाइज्ड बाय, कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो इंडिया में किसके द्वारा कैनलाइज किया जाता है? ओएनजीसी के द्वारा, ओआईएल के द्वारा, एफसीआई के द्वारा, या एमएमटीसी के द्वारा।